चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा, देखिए भाई और मैंने बात में बहुत बात की है, देखिए हेलो आ जाओ। बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, सेमेस्टर 1 सीसीएफ मॉडल पेपर 2, मतलब आज जो पेपर आपको हम लोग देने वाले हैं, ठीक है। अगर आप सेमेस्टर 1 सीसीएफ न्यू सिलेबस में हो तो आपके लिए पेपर है, और ये पहला पेपर नहीं है, ऑलरेडी एक तो पेपर दे चुके हैं, दूसरा पेपर है, और फिर 10 तारीख से जो मॉक टेस्ट होगा उसका पेपर अलग मिलेगा आपको, समझ रहे हो ना। तो आपको पेपर्स जितना प्रैक्टिस करिएगा, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो भाई और बहनों देखिए, सेमेस्टर 1 सीसीएफ मॉडल पेपर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ये हम लोग का सब्जेक्ट है। तो पेपर अब आपको हम दिखा रहे, देखिए, और ये पेपर को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे आप? डिस्कस और सॉल्व। चलिए आ जाइए। देखिए चलो, देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, ये क्वेश्चन है, बात में कितना बात करोगे आप खुद ही है। देखिए भाइयों और बहनों, पहला क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करें, ध्यान से देखिएगा, इसमें जिसका आंसर नहीं होगा उसको लिख लिया जाएगा। पहले क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज प्रोफेशन एक्सप्लेन, 2 मार्क्स में आपको बताना है। बाबू गेट बंद कर दीजिए ना प्लीज, ये पीडीएफ भेज दिए तो आप लोगों को भी भेज दिया, आप अपना मोबाइल में घर में आके देखिएगा, मोबाइल निकालने दरकार ही नहीं, स्क्रीन पे देखिए। मैनेजमेंट इज प्रोफेशन लिखने की जरूरत नहीं, अगर कोई आंसर नहीं होगा तो उसको लिखेंगे। पहले पूरा क्वेश्चन देख लेते कौन सा है कौन सा नहीं है। अब आपका जब मॉक टेस्ट देंगे तो 75 मार्क्स का पेपर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के पैटर्न में दिया हुआ है, क्योंकि अभी तक कोई पैटर्न नहीं है, इसीलिए हम लोग अपना पैटर्न बना के आपको दे रहे हैं। 75 मार्क्स का उनको पता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, बट अभी तक तो एग्जाम नहीं हुआ है, तो हम लोग अपने हिसाब से पेपर बना के आप लोग को दे रहे हैं। प्लीज इसको देखिए, समझिए, शेयर करिए। मैनेजमेंट इज प्रोफेशन, मैनेजमेंट इज का बाबू प्रोफेशन, क्यों कैसे एक्सप्लेन करो ना बाबू, क्या करो, दूसरा है इसको एक्सप्लेन करना है। मैनेजमेंट प्रोफेशन है, इसका आंसर कैसे होगा बताइए, कुछ ही बुक में आपको मिल जाएगा, वैसे आपको बता दे रहे। मैनेजमेंट इज प्रोफेशन मतलब क्या हो गया, मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं बोलते हैं, मैनेजमेंट को इमर्जिंग प्रोफेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? इमर्जिंग प्रोफेशन। आपका होमवर्क रहेगा कि इसको पूरा सॉल्व करना है, पूरा हम समझा दे रहे हैं, जो आंसर नहीं मिलेगा वो आप देंगे, और जो होगा वो आपको खुद से करके आना है, ठीक है। वो पेपर सॉल्व करना है, एक पेपर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, उसमें हम सारा आपको लगभग रिवाइज दिए थे, लेकिन इसमें आपको करना होगा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग? इजी है, कैसे लिखोगे आपका मैटर है, लेकिन आपको पेपर सॉल्व करना है, कॉपी में कंप्लीट करना है, कॉपी में लिख के कंप्लीट करना है, ये नहीं कि बुक में है बस रीडिंग मार लेंगे, ना बाबा ना बाबा ना। व्हाट इज लीडरशिप? ये भी मिल जाएगा, स्ट्रेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी ही आएंगे एग्जाम में, बस खाली बना के लिखने का कला आपके अंदर रहना चाहिए। एक्सप्लेन स्ट्रेटेजी, क्या होगा आंसर बताइए, स्ट्रेटेजी के बारे में लिखाना है। तो लॉन्ग टर्म प्लान को स्ट्रेटेजी कहते हैं। प्लान जब लंबा समय के लिए करेंगे ना बाबू, तो क्या बन जाएगा बोलिए, स्ट्रेटेजी, बोलो ना, यस। व्हाट डू यू मीन, शॉर्ट टर्म प्लान तो प्लानिंग हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन? कौन सा चैप्टर है क्वेश्चन है बताइए, ऑर्गेनाइजिंग, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन तो समझते हो ना, जब पावर को अलग अलग लोगों में बांट देंगे, इसको क्या बोलेगा वो डिसेंट्रलाइजेशन। देखते हैं इसमें क्या नया है, कहीं भी मिल जाएगा। व्हाट इज कंट्रोलिंग? स्ट्रेट क्वेश्चन है, देखिए। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज पर हेनरी फ्यूल। लेकिन आप एक चीज देखिए, क्वेश्चन भले ही स्ट्रेट है, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है जो हमने लास्ट पेपर में सॉल्व किए थे, उससे अलग क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नया नया है, सब ऑब्वियस बात है, सिलेबस के बाहर तो क्वेश्चन नहीं रहेगा। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज पर हेनरी फ्यूल, ये क्या क्वेश्चन है सर, इसका आंसर क्या हो सकता है? हेनरी फ्यूल के हिसाब से मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं बाबू? 5, बोलो ना, 5 क्या बोलिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, समझ। तो ये सब आपको 5 का नाम लिख दीजिएगा, एक एक लाइन लिख सकते तो लिख दीजिएगा। देखिए राइटिंग स्किल एक कला होता है, जितना आप लिखेंगे उतना ही कम। राइट टू डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म प्लान एंड लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान में 2 डिफरेंस बताइए ना बाबू। शॉर्ट टर्म प्लान वो होता है ना जो 1 साल से कम, और लॉन्ग टर्म प्लान वो होता है जो 1 साल से ज़्यादा। एक बात लिखने से तो नहीं होगा, 2-3 पॉइंट लिखना पड़ेगा, हिंट्स दे रहे हैं आप। शॉर्ट टर्म प्लान इज जनरली फॉर लेस देन 1 ईयर। आप इसको होमवर्क की तरह लो, आज देखो हम आपको पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं और लिखा देते हैं, तो आपको क्या करते हो, घर में एकदम टाइप कर देते हो, अब बस लिखा हुआ चीज छोड़ दियो, अब पढ़ते भी नहीं। आपको ये पेपर हम दे रहे हैं, पूरा आपको हिंट्स दे रहे हैं, पूरा बता दे रहे हैं, आप ये समझिए कि आपको कंप्लीट करना है। आज इसी बहाने जब आप लिखेंगे ना खुद से, तो आपको याद भी जाएगा, इसलिए पेपर को एक जगह लिख के कंप्लीट करेंगे। Elaborate the relationship between, अच्छा शॉर्ट टर्म आप लॉन्ग टर्म बता देते हैं।
शॉर्ट टर्म प्लानिंग वो है जो 1 साल से कम है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो है जो 1 साल से ज्यादा है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग वो है जो 1 साल से कम है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो है जो 1 साल से कम होगा तो क्या होगा बाबू? 1 साल से ज्यादा होगा तो 1 साल से कम होगा, 1 साल से ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे? शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये डिफरेंस। जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग में कोई विजन नहीं होता है, लॉन्ग टर्म प्लान में विजन होता है। विजन मतलब लॉन्ग टर्म में दूर तक हम लोग सोचते हैं। शॉर्ट टर्म प्लानिंग शॉर्ट पीरियड में काम करता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग लॉन्ग पीरियड में काम करता है। बना के लिख लीजिए। तो 2 मार्क्स में 2 से 3 पॉइंट आपको लिख के आना होगा एग्जाम हॉल में। यस और नो गाइस? देखिए, व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट क्या? सब इसमें वो सब व्हाट इज वाला क्वेश्चन है। अच्छा, स्किप हो गया क्या? रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। बाबू प्लानिंग में रास्ता छोड़ के बैठा करिए ना बाबू, इतना जगह खाली है, रास्ता छोड़ के प्लीज बैठा करिए। कोई आएगा जाएगा, इधर भी अपना। देखिए, बोला है रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन है? तो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन। सर ये तो डिफरेंस हो गया। रिलेशन कैसे? रिलेशन है ना, विदाउट प्लानिंग वी कैन नॉट कंट्रोल। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ। प्लानिंग होगा तो कंट्रोलिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा तो प्लानिंग होगा। आप कंट्रोल कब करोगे? जब प्लान पहले से कर लियो कि भाई ये मेरा गोल है, इस चीज को रेक्टिफाई करना है। तो विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट डू कंट्रोलिंग, विदाउट कंट्रोलिंग देयर इज नो यूज ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग कंट्रोलिंग में रिलेशन आपको, आज इसका आंसर लिखने का तरीका क्या है? पहले प्लानिंग का डेफिनेशन लिखिए, स्ट्रेटेजी सीखे लिखने का सिखा रहा है आपको, खुद भी देखिए दोस्तों को भी दिखाइए। तो पहला स्ट्रेटेजी क्या है कि आप पहले प्लानिंग के बारे में लिख लीजिएगा, फिर क्या करिएगा? कंट्रोलिंग के बारे में लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा हेंस देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। हो गया 2 मार्क्स में। चिल मारो, क्या मारो? चिल। प्लानिंग का डेफिनेशन लिखना, कंट्रोलिंग का डेफिनेशन लिखना और लास्ट में लिखना हेंस देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। हो गया खत्म। आज आपको हम गाइड, आज हम दिखा दे रहे हैं आपको गाइड। जो आंसर एकदम नहीं लिख पाओगे वो हम लिखेंगे, अगले दिन चेक होगा। रिक्रूटमेंट। अच्छा, व्हाट इज रिक्रूटमेंट? पढ़ाई। यस। रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है? शॉर्ट में बता रहे हैं। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम द पोटेंशियल कैंडिडेट। जो मेरा कैंडिडेट नहीं है, जो मेरा कैंडिडेट नहीं है, उससे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना, उससे एप्लीकेशन को क्या करना बाबू? एक्सेप्ट करना। जो आपका कैंडिडेट नहीं है, जब आप उससे एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? रिक्रूटमेंट। तो और रिक्रूटमेंट एक कैसा प्रोसेस है बाबू? रिक्रूटमेंट एक रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है वो देखिए। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बोलो? यस, पॉजिटिव प्रोसेस है। तो आपसे अगर पूछेगा कि बाबू बोलो ना रिक्रूटमेंट कैसा प्रोसेस है, तो क्या बोलोगे? पॉजिटिव। कैसा प्रोसेस बोलिए? यस। तो रिक्रूटमेंट इज द पॉजिटिव प्रोसेस, पॉजिटिव प्रोसेस। अच्छा, एक्सप्लेन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स निकाला हो। एक्सटर्नल सोर्स के स्टार्टिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब क्या होगा? 2 तरह से रिक्रूटमेंट होती है, एक इंटरनल और एक क्या बाबू? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला, इंटरनल मतलब घर वाला। इंटरनल मतलब, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला। तो स्टडी है, तो आपको बाहर वाला के बारे में लिखना है इसमें। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट refers to the source of recruitment which is done outside the organizations. The examples are जैसे जैसे आप रेडियो, टीवी, ऑर्गेनाइजेशंस, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इन सब जगह से जब आप रिक्रूटमेंट करते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। कौन सा रिक्रूटमेंट बाबू? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। कौन सा रिक्रूटमेंट बोलिए? यस, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। व्हाट इज ऑन द जॉब एंड व्हाट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग? बताइए। सब बीच बीच से दिया हुआ, लेकिन सब व्हाट इज वाला क्वेश्चन है, मतलब इजी है, यू कैन इजीली फाइंड इट। आप ये मत देखो, जैसे देखो ये आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन मेरा नोट्स में है। इसका मतलब ये नहीं, जैसे पहला पेपर में भी तो सब नोट्स में था। नोट्स में होने का मतलब ये नहीं कि आपको लिखना नहीं है। एज आप नॉन एमसीक्यू पेपर दोगे तो आप एक जगह लिख के रख लोगे, याद भी करने में सुविधा होगा, प्रैक्टिस भी रहेगा। आप लोग कॉमन बच्चे फर्स्ट पेपर पूरा लिख लिए अच्छे से, याद रहेगी। देखो 2-4 बच्चे लिखे हो, तो ऐसे कैसे हो? फिर एग्जाम टाइम में देखोगे एग्जाम में लिख नहीं पा रहे, आपको कंप्लीट करना होगा, एक जगह ऑर्गेनाइज करके बढ़िया से लिख लीजिए, समझे? तब आपको एग्जाम में सुविधा होगा। ऐसे तो दिक्कत होगा आपको एग्जाम देने में, समझ लो। उसके बाद क्या बताइए? तो बाबू जो बता रहे थे ऑन द जॉब ऑफ द जॉब में क्या क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं, क्विक रिवीजन। ऑन द जॉब मतलब काम भी होगा, ट्रेनिंग भी होगा। ऑफ द जॉब मतलब काम बंद करके ट्रेनिंग होगा।
ऑन द जॉब एंड ऑन द जॉब क्या है सर? ऑन द जॉब ट्रेनिंग वो होता है जो काम के साथ होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग वो होता है जो काम बंद करके होता है। काम बंद करके जो ट्रेनिंग होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑफ द जॉब। काम के साथ जो ट्रेनिंग होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑन द जॉब। ऑन द एग्जाम्पल, ऑन द जॉब का एग्जाम्पल है जैसे अप्रेंटिसशिप, जैसे आप सीए करोगे वहाँ पे आर्टिकलशिप होता है, कोई भी बड़ा कोर्स करिएगा ना वहाँ पे आर्टिकलशिप बोल के होता है, इंटर्नशिप बोल के होता है। और ऑफ द जॉब में होता है सेमिनार। क्या बाबू? सेमिनार। यहीं पे मान लीजिए कि जैसे अभी कोई ओकेजन तो आ ही नहीं रहा, मान लीजिए 15 अगस्त आया और 15 अगस्त को क्या किया आपको बोले आप लोग कोचिंग आना, फंक्शन होगा, खाली ज्ञान वाला बात होगा, मोटिवेशन होगा, ये क्या हो गया? ऑफ द जॉब। काम वाम बंद करो, खाली ट्रेनिंग लोगे। क्या लोगे बाबू? ट्रेनिंग। क्या लोगे? बोलो ना, ट्रेनिंग लोगे। क्या लोगे? ट्रेनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? यार डेलीगेशन ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में मिलेगा। डेलीगेशन का मतलब होता है पावर को बांटना, पावर को बांटना। हम डिटेल में नहीं बता रहे, आपको शॉर्ट में बता रहे जिससे आप समझ जाए भाई चाहिए वाला चीज पढ़े तो इसको लिख लेना अच्छे से, लिखने में सुविधा हो आपको, इसलिए बता रहे हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, पावर को बांटना। सब तो इजी क्वेश्चन है क्योंकि सब स्ट्रेट क्वेश्चन। आप सब क्वेश्चन अगर नहीं कर पाएंगे एग्जाम के लिए तो फिर गड़बड़ है। उसके देखिए व्हाट इज फोरकास्टिंग? फोरकास्टिंग क्या है? फोरकास्टिंग मतलब इज द टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग द फ्यूचर इन एडवांस। भविष्य के बारे में एडवांस में सोचना अंडर द साइंटिफिक मेथड्स। जब साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करके आप भविष्य के बारे में सोचते हो एडवांस में, इसको क्या बोलते हो आप? यस। एक्सप्लेन द टर्म ओ इन पॉटस्क्रॉप। नाइस क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? पॉटस्क्रॉप में ओ का मतलब क्या है? ओ क्या बाबू? ओ। पॉटस्क्रॉप में ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑर्गेनाइजिंग। तो अब आप कैसे लिखेंगे इसका आंसर? इसका आंसर ऐसे लिखेगा, ऐसे इसमें से कट करेंगे। द टर्म ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, और उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन। 2 मार्क्स ऐसे नहीं दे देगा, खाली फुटबॉल मिलने का 2 मार्क्स दे देगा सर। 2 टू कैसे हो? 2 टू नहीं देखो, नहीं तो ये जो वो है ना बहुत बढ़िया बात। देखिए बहुत अच्छा बात बोले। आपके मन में भी सवाल आ सकता है वो तो 2 है, वो 2 नहीं है बाबू, वो एक ही तो है, ये CO है। ओहो कम ऑन, कोऑर्डिनेटिंग। क्या कर रहे हो बाबू? कोऑर्डिनेटिंग। वो नहीं है, वो को है। वो है कि को है? को है। उसका देखिए ग्रुप में कंप्लीट। कितना इजी क्वेश्चन। बस आप देखो इजी बोलने से सुनने से नहीं होता है, जब एग्जाम में लिख के आओगे तो पता चलेगा इजी है कि हार्ड। तो आपको पेपर में लिखना चाहिए, लिख के प्रैक्टिस करो। लिख के कैसे? लिख के। कोई भी बुक है आपके पास, डज नॉट मैटर। ग्रुप बी 5x5, ग्रुप बी में 5 मार्क्स के 5 प्रश्न रहेंगे। ग्रुप बी में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, 15 टू करना रहेगा, 10 टू। ये सीयू ने दिया है पैटर्न, तो उसी पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन फिट कर रहे हैं अभी तक। आपको अब जब मॉक टेस्ट लेंगे तो अकाउंट्स का पेपर आपको देंगे, अकाउंट्स का सैंपल पेपर। उसका सैंपल पेपर बनाने में टाइम लगता है ना, सम सर इसमें तो 10 मिनट में बन जाता है। इसमें तो खाली 10 क्वेश्चन डालना है। उसमें क्या होता है, सम्स इधर से नंबर उठाओ। तो अकाउंट्स का मॉडल पेपर जब आएगा ना मॉक टेस्ट में तो देख लीजिएगा कैसा रहेगा। ग्रुप बी में आएगा, ग्रुप बी में एग्जाम में कितना क्वेश्चन देना रहेगा? 5। लेकिन क्वेश्चन कितने रहेंगे? 8। अब 8 क्वेश्चन ऐसे जैसे मैंने दिया वैसे भी दे सकता है, और या फिर आपको 8 क्वेश्चन ऐसे दे सकता है जैसे इन के साथ दूसरा ऑप्शन वैसे भी दे सकता है। तो ये वो लोग का स्टाइल है। अब कैसे देगा वो दोनों जब देगा तब पता चलेगा। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ अमेंडमेंट। साइंटिफिक प्रिंसिपल पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। हेनरी फ्यूल वाला नहीं है बाबा। टाइम स्टडी, इमोशन स्टडी, वो सब जो पढ़ाएगा ना हम टेक्निक हो गया। उसमें जो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, वो वाला। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का इंपॉर्टेंस लिखना है, एडवांटेज। इंपॉर्टेंस बोली चाहे एडवांटेज। राइट द फीचर्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। पूरा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में जाइएगा तो लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का सबसे ओल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है वो? ओल्ड। द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एक्सप्लेन द टैननबाउम एंड स्पीडेड कंटिन्यूम थ्योरी। टैननबाउम का थ्योरी कौन सा? लास्ट पेपर में ब्लैक एंड मॉडर्न मॉडल दिए थे आपको। इस पेपर में क्या दे दिए? टैननबाउम। दोनों कवर हो गए। अब बेटा एग्जाम में ब्लैक एंड मॉडल दे, ब्लैक एंड मॉडल दे, चाहे आपका टैननबाउम दे, दोनों में से कोई भी ध्यान लिखेंगे। ये लीडरशिप चैप्टर में ब्लैक एंड मॉडल अगला दिन दिए थे आपको, अगला पेपर में दिए थे, सॉरी पिछला पेपर में ब्लैक एंड मॉडल दिए थे। इस पेपर में क्या दिए हैं? टैननबाउम। उसके बाद ही पलटिएगा तो टैननबाउम दिख जाएगा। टैननबाउम लीडरशिप स्टाइल में 7 लीडरशिप स्टाइल पढ़ाए थे, तो 7 कितना? 7। एक्सप्लेन द मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। उस पेपर में मैक क्रैकर दिए थे, इस पेपर में क्या दिए? मोटिवेशन हाइजीन। देखिए ऐसा नहीं पेपर में जो तो चीज दे दिया जाएगा।
पहला पेपर में क्या दिए थे आप देखो, देखने जाएगा कि मैकग्रेगर का थ्योरी दिए थे। इस पेपर में क्या दिए, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। लो तो जो उसमें आप देखो, ये पेपर हार्ड तो नहीं है, लेकिन ये पेपर वो नहीं है जो पहला पेपर था। पहला पेपर से पूरा अलग क्वेश्चंस में, ठीक है। आपको मिल जाएगा मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी का दूसरा नाम है हर्ट्जबर्ग का थ्योरी। इसका थ्योरी हर्ट्जबर्ग का थ्योरी, इसका थ्योरी बोलिए हर्ट्जबर्ग। बुक खोलोगे मोटिवेशन चैप्टर में जाओगे, हर्ट्जबर्ग एकदम साफ साफ दिखेगा। देखिए दिखा दे रहे, देखिए देखिए, आपको लगेगा झूठ बोल रहे, देखिए सब कुछ ही बुक में मिल जाएगा आपको। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आंसर छोटा करके लिखा हुआ, तो वो आपको एक्सपैंड कर लेना है, बड़ा कर लेना है, हेल्प लेकर के। अगला है बाबू, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस बताओ ना बाबू प्लीज, इंपॉर्टेंस बताना। इंपॉर्टेंस मतलब एडवांटेज, बस इंपॉर्टेंस मतलब क्या बाबू, एडवांटेज। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। कल 10 बजे आ जाइए, कल 10 बजे आ जाइए क्लास में, आज आके मिल लीजिए। हाँ क्यों नहीं बोला, कल क्लास है इसीलिए बोल रहे हैं। मेरी क्लास में भी आइएगा, एडमिशन भी हो जाएगा, दोनों आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। देखिए हेलो, आ जाओ। अच्छा तो देखो, पूरा पेज लिखना होगा, 5 मार्क्स में पूरा पेज लिखना होगा। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी में 2 फैक्टर होता है, एक होता है मोटिवेटर और एक होता है हाइजीन फैक्टर। मोटिवेटर मतलब होता है हर वो चीज जो आपको मोटिवेट करता है, बात समझे। और बात समझे, मोटिवेशन का मतलब होता है हर वो चीज जो आपको क्या करता है, आपको मोटिवेट करता है। हाइजीन फैक्टर का मतलब होता है साफ सुथरा फैक्टर। साफ सुथरा फैक्टर मतलब द फैक्टर्स व्हिच आर नीडेड टू मेंटेन अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपनी में अच्छा माहौल को बनाने के लिए जो फैक्टर चाहिए उसको क्या बोलते हैं बाबू, बताइए। हाइजीन फैक्टर, हाइजीन फैक्टर। चलो अगला पॉइंट, चले आगे। अगला पॉइंट में देखिए, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या टेक्निक है, ये है नोट्स में, लेकिन खाली पॉइंट्स दिया हुआ है। ये इसका एक्सप्लेनेशन लिखवाना होगा, इसका एक्सप्लेनेशन लिखवाना होगा। जैसे कंट्रोलिंग का टेक्निक देखोगे, टेक्निक दिया हुआ है नोट्स में, लेकिन खाली पॉइंट्स दिया हुआ, पॉइंट्स का नाम दिया हुआ है, तो ऐसे तो मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। कम से कम उसमें से 500 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देना होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको मेरा कोचिंग का बुक में नहीं मिलेगा। पॉइंट्स है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं। ओके, उसके बाद और देख लेते हैं क्या है। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, डिक्टेटरशिप, सब पढ़ाए थे ना। यस, फ्री रेंज वाला है, बहुत सारा पॉइंट्स था, बुक में मिल जाएगा, एकदम अच्छे से लिखा हुआ है ये भी। एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। क्या लिखेंगे इसमें, ट्रेडिशनल वाला, क्लासिकल वाला, नियो क्लासिकल वाला, मॉडर्न, क्लासिकल, नियो क्लासिकल, मॉडर्न अप्रोच, तीनों पढ़ाया हुआ, तीनों चिपका देना बस। तीनों में जितना जितना लिखा हुआ नोट्स में उतना ही लिखना है, ऑलरेडी छोटा करके लिखा हुआ। देखिए ना कितना, ये बार बार को एक ही बात बोल रहे हैं, ये पेपर इजी है, लेकिन ये पेपर वो नहीं है जो हम लोग किए ऑलरेडी। आप सोचोगे चलो पेपर पेपर सेविंग होगा, बोथ आर डिफरेंट। आप 2 पेपर अच्छे से कर लोगे तो क्या, 2 तो ज़्यादा बोल दिए, कोई भी एक तो भी पेपर कर लोगे तो पास मार्क्स उठ जाएंगे, लेकिन अगर 2 पेपर कर लोगे तो 60-70 सोच सकते हो आप। एक्सप्लेन द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ऑफ, आप देखिए इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए। अगर हम ये वाला पेपर कर रहे हैं ना, तो ये मेरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर ये वाला करेंगे तो मेरा कवर ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसी में तो एडमिन मायो का भी अप्रोच आ जाएगा ना। डिस्कस द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको ऑर्गेनाइजिंग के बारे में लिखना है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बाद देखिएगा स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का रहेगा। कैसे लिखिएगा, इसका आंसर में ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन लिखिएगा, ऑर्गेनाइजिंग का फीचर्स लिख देना, प्रिंसिपल में उसका फीचर्स लिख देना, और ये ऑब्जेक्टिव जो भी होगा नोट्स पे लिख देना। आप उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन बोल के टॉपिक दिया होगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बाद देखोगे कोचिंग का बुक में, तो वहां से इसको लिख लोगे, कंप्लीट कर लोगे। लास्ट है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये है कोऑर्डिनेशन का टेक्निक और प्रिंसिपल्स अच्छे से लिखा हुआ है। प्रिंसिपल्स अच्छे से लिखा हुआ, टेक्निक के बारे में खाली पॉइंट्स दिया हुआ है। देखिए तो पॉइंट्स है ना बाबू, खाली प्रिंसिपल तो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ, लेकिन टेक्निक के बारे में सिर्फ नाम दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसा नो गाइस, है ना। देखिए इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको। तो पूरा पेपर में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन के आंसर जो है हम लोग के कोचिंग के बुक में ही आपको मिल जाएंगे, और आपको बस बनाना है, अरेंज करना है। आपका आज का होमवर्क यही कि आपको पेपर करना है। अब आते हैं थोड़ा आगे। इसमें एक आंसर ऐसा है जो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि स्ट्रगल आपको ना करना पड़े। इसका आंसर आपको लिख पा रहे हैं, लिखिए। कौन सा आंसर बताइए, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। दीजिए
एक बार खाली पूछ दीजिए, एक बार खाली पूछ दीजिए, एक झलक देखना है बस। आ जाओ, चलो चलिए आइए, चले क्या, सबके बारे में दो चार लाइन करके लिखना है, जैसे बुक में भी जगह है, देखिए। चलिए कॉपी में हेडिंग दीजिए टूल्स, हेडिंग दीजिए टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। 5 मार्क्स का है ना, कितना मार्क्स का क्वेश्चन है? 5 मार्क्स का। तो हेडिंग दीजिए टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। रेडी, बुक लीजिए आपका, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। रेडी, पॉइंट नंबर 1 लिखिए बजटरी कंट्रोल। पॉइंट नंबर 1 लिखिए बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल। पॉइंट नंबर 1 लिखिए बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल। हो गया आपको? देखिए बजटरी कंट्रोल का बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स, एस्टिमेशन अबाउट द फ्यूचर। एस्टिमेशन अबाउट द क्या बाबू? फ्यूचर। जब आप भविष्य के बारे में सोचते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो बजटरी कंट्रोल। बजटरी क्या होगा बताइए? कंट्रोल। लिखिए, चले बजट के बारे में लिखिए। बजट में बी डिफाइंड एज बजट में बी डिफाइंड एज estimation about, budget may be defined as estimation about money। बजट का मतलब तो यही होता है। इसका लिखिए estimation about money। इसका लिखिए it may be defined as, it may be defined as one of the technique it may be defined as one of the technique to, it may be defined as one of the technique to organized manage and control, organize, manage and control the business, control the business। हो गया क्या? अगला पॉइंट आइए, पॉइंट नंबर 2, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोले क्या? क्या बोले वो बताइए? कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में लिखिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट shows, cash flow statement shows the inflow and outflow, cash flow statement shows the inflow and outflow of, cash flow statement shows the inflow and outflow of cash, inflow and outflow of cash, inflow and outflow of cash। हो गया? and it helps to it helps to control, helps to control the cash position of the business, cash position of the business। कैश पोजीशन ऑफ द क्या बाबू? बिजनेस। चले क्या? अगला पॉइंट में आइए, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस,
ब्रेक इवन एनालिसिस। चलिए, ब्रेक इवन एनालिसिस वो होता है जो बताता है कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। और ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पे ना तो आपका प्रॉफिट हो रहा है ना तो आपका क्या हो रहा है, लॉस। तो एटलीस्ट आप ये समझ जाते हो कि वो कौन सा पॉइंट है जो हमको अचीव करना है जिसके बाद मेरा प्रॉफिट हो। अगर 100 रुपये का सामान है तो 100 रुपया तो कम से कम कमाई होना चाहिए, उसके ऊपर प्रॉफिट जितना आ जाए। तो लिखिए ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, break even analysis helps to know break even analysis helps to know the point of normal profit, point of normal profit for the business, for the business। हो गया। उसके बाद this helps to analyze, this helps to analyze helps to analyze the real position of the business, real position of the business। हो गया हो। अगला पॉइंट नहीं, कितना पॉइंट क्या बताइए, 3। पॉइंट नंबर 4 में आइए। पॉइंट नंबर 4 लिखिए इंटरनल ऑडिट। पॉइंट नंबर 4 में आइए। इंटरनल ऑडिट हेल्प, देखिए इट इज द प्रोसेस ऑफ it is the process of checking, is the process of checking the internal affairs is the process of checking the internal affairs of the business, internal affairs of the business। उसके लिखिए it ensure whether management is performing their task they performing their task properly or not, performing their task properly or not। टास्क क्या बाबू, टास्क क्या बाबू, अपना टास्क सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। हो गया क्या, कितना पॉइंट हो गया बताइए, 1 पॉइंट और लिख लीजिए। एक्सप्लेनेशन नहीं था, नोट पॉइंट तो था ही। अगला पॉइंट लिखिए, देखिए डायरेक्ट सुपरविजन, देखिए डायरेक्ट सुपरविजन लिखिए। with the help of direct supervision लिखिए, with the help of
डायरेक्ट सुपरविजन में बोले, देखिए विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल the organization can, with the help of direct control, क्या लिखा हुआ बताइए, with the help of direct control the organization can directly check and regulate the goals of the business. Check and regulate the goals of the business. Check and regulate क्या बाबू? Goals of the business. Next. फर्स्ट हो गया, एक और लिख लीजिए ना। चलिए नेक्स्ट आइए। देखिए मोबाइल नंबर ग्रुप में नहीं बाबू, ऐप में ऐड कर दिए तो हो गया। ओके ओके, डूइंग दैट। लास्ट पॉइंट लिखिए बाबू, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। उसके लिखिए कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल। भाई कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? खर्चा को रोकना, खर्चा को, यस, अननेसेसरी खर्चा ना हो, वेस्टेज ना हो, फालतू का खर्चा ना हो। इसको कैसे रोक सकते हैं? कॉस्ट कंट्रोल करके लिखिए। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल is the method, cost control is the method of controlling क्या लिखा? cost control is the method of controlling and reducing the unnecessary cost, regulating the unnecessary cost. It also reduces the wastage and reduction of क्या लिखा हुआ फिर से बोलिए? इट ऑल्सो रिडक्शन काट दीजिए, reduces the wastage and increases the quality without compromising the quality. हो गया? हो गया बाबू? चलिए, थैंक यू सो मच। मंडे ट्यूसडे देखिए हाँ वही स्क्रीनशॉट भेज दीजिए।